हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं सीटी 3 मेंस। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स इन पीसीएल 5 आर 90 डिग्री। हम लोग को जस्ट काउंट देखना है इसमें। तो पीसीएल 5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो हम लोग देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पीसीएल 5 का, दैट इज sp3d बिकॉज इट हैव 5 बॉन्ड पेयर और 5 बॉन्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग sp3d हो जाएगा जो स्टेरिक नंबर होगा 5। अब इससे करस्पॉन्डिंग जो शेप निकल के आता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करें पीसीएल 5 में तो आप देखो तो क्लोरीन इस तरीके से ट्राइगोनल एक प्लेन में लाइज करेगा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इस तरीके से भी दिखाना चाहूंगा तो दिखा सकते हैं। ये बैक द प्लेन और ये अबव द प्लेन, इसको विजुअलाइज कर सकते हो आप इस तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या केस है कि जो अदर होंगे ये एक्सियल हो जाएंगे। तो जितने एक्सियल है वो इक्वेटोरियल के साथ में बॉन्ड एंगल 90 फॉर्म करेंगे। ये 90 का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल, यानी कि पर एक्सियल आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 जो है एंगल ऐसे होंगे जो 90 फॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास 2 एक्सियल बॉन्ड है तो अब ऐसे कैसे कि टोटल बॉन्ड एंगल ऐसे जो 90 होंगे दैट इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड एंगल दैट इज इक्वल टू 90। यहां पे सिंपली हो जाएगा 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 3 एक जो है एक्सिस बनाएगा और 3 अनदर फॉर्म करेगा। तो इसके साथ में अगर एक्सियल के साथ इक्वेटोरियल की बॉन्ड एंगल देखा जाए तो वो 90 है। इक्वेटोरियल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है, अगर कोई पूछे ये बॉन्ड एंगल कितना है तो ये है 120। क्लियर है बात? तो ये बॉन्ड एंगल 120 है और जो दूसरा बॉन्ड एंगल है वो 90। तो टोटल ऐसे 6 बॉन्ड एंगल है जिनकी वैल्यू है 90 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि बॉन्ड डिस्टेंस इन HF, जो बॉन्ड डिस्टेंस है HF मॉलिक्यूल के अंदर ये है 9.17 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ HF, जो बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, इन्होंने बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज 6.104 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू 6.104 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। अच्छा, अप्रोच कैसे जाना चाहिए? तो हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट निकालना होगा। ठीक है, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कितना होगा? अगर 100% आयनिक बॉन्ड मान के चले तो 100% आयनिक में क्या होगा कि इस पे H प्लस जनरेट हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा। तो जो चार्ज होगा वो हम लोग 1 कूलम लेकर चलेंगे। ठीक है, 1 कूलम के बराबर उस पर चार्ज लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है कि आपको करना क्या है कि इसमें जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, जिसको वर्ड यूज कर सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट कब कितना होता है, जब ये 100% आयनिक कैरेक्टर दिखाता है, यानी कि जब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसमें कोवैलेंट नेचर भी है और आयनिक नेचर भी है। तो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट की बात करें, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट में लिख सकता हूं या ऐसे भी आप लिख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट व्हेन HF इज कंप्लीटली यानी कि 100% आयनिक इन द नेचर। कैसे निकाला जाए? तो जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग को जो है इस चार्ज को रखना पड़ेगा, Q इंटू D दैट इज डिस्टेंस, चार्ज इंटू दैट बॉन्ड डिस्टेंस। चार्ज कितना है? तो चार्ज हमारा वह जो है 1 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर हम लोग रखें, राइट, इसको वैल्यू रखा जाए चार्ज को, तो ये सॉरी ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो जो डाइपोल में निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁻19, बिकॉज एक चार्ज के लिए हम लोग ये मेंशन करेंगे इतना कूलम चार्ज होगा। ठीक है, उसके अलावा जो बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 9.17 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों चीजों को आप रख लो। तो ये जो वैल्यू देगा 10⁻30 तो इधर पावर में आ गया। उसके अलावा जो ये वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 14.67 ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आप इजीली निकाल सकते हो। करना क्या होगा आपको, जस्ट अब जो है हम लोग बोलते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये कब डाइपोल मोमेंट होता है? ये जब 100% बॉन्ड आयनिक नेचर शो करता तब। लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया तो ये डाइपोल मोमेंट रहा। अब ऐसे कैसे कि अगर हम लोग को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है कि कितना आयनिक कैरेक्टर कंटेन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट।
ठीक है, डिवाइड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, करना क्या है आपको, रख देना है सिंपली। मैं इस, क्योंकि ये फैक्टर तो एनी हाउ कट जाएगा, इसको मैं रख देता हूँ 6.104 डिवाइड बाई 14.672 इंटू 10⁻³ या 100 में कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 100। तो ये जो वैल्यू होगा, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये 50 से नीचे आएगा, और जो है 50 से नीचे यानी कि 41.6, ठीक है। ये सभी आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 41.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या मेंशन किया गया है कि x और y आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। x और y ये फॉर्म कर रहे हैं x3y4, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस किया जाए, नॉन बैलेंस है, बैलेंस करना सिंपल सा है, यहाँ पे 3x डाल दो और यहाँ में 4y, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। अच्छा, above रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 6 मोल ईच ऑफ द x एंड y रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। मैं बोलता हूं कि इस केस में सिंपल सा, अगर 6 मोल इसको लिया गया है तो आपको फैक्टर इसके कोफिशिएंट, रिएक्शन जो कोफिशिएंट है इससे आप डिवाइड कर दो, मतलब रिएक्शन जो कोफिशिएंट है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इससे डिवाइड कर दो। तो 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2 यानी कि 1.5। जो लेस आ गया, मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उसके कोफिशिएंट से, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। तो जो वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग होगा। तो इस केस में बहुत सिंपल सा आइडिया फिर हमारे पास आ जाता है कि पहला बोला गया कि x इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा, 1.5 मोल्स ऑफ x3y3 इज फॉर्म, ये कैसे समझा जा सकता है। तो ये समझो आप कि 4 मोल्स अगर रिएक्शन में जा रहे हैं, राइट, 4 मोल्स, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, देखो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मींस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड किया जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हमारा x है, ठीक है। तो 3 मोल्स से अगर हम लोग लें x को, 3 मोल ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ x3y4। अच्छा, ये लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये रहा, तो y से हम लोग कंपेयर करेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 4 मोल ऑफ y, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट y है तो y से ही कंपेयर किया जाएगा। 4 मोल ऑफ y इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ x3y3, यानी कि 1 मोल ऑफ y ऐसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1/4 मोल ऑफ x3y3। अच्छा, हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, 6 मोल लिया हुआ है, तो 6 मोल ऑफ y इक्विवेलेंट टू 1/4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। 1.5 मोल्स की बात करें इसमें, 1.5 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट, तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट 6 मोल कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग को देखना होगा, देखिए 4 मोल्स y का, 4 मोल्स y इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल्स ऑफ x, ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा, 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 3/4। अच्छा, 6 मोल कितने के इक्विवेलेंट होगा, तो दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 6। थोड़ा सा अप्रोच ये मैं रख रहा हूँ ऐसे, 3 डिवाइड बाई 2 ये हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 4.5। तो 4.5 x के कंज्यूम हुए, और लिया कितना गया था, यानी कि जो एक्सेस है, x के जो एक्सेस है, एक्सेस ऑफ x दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4.5 दैट इज इक्वल टू 1.5। ये एक्सेस अमाउंट जो है प्रेजेंट होगा किसका, x का। तो ये 1.5 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो एक्सेस रिएजेंट x हो गया, और उसका जो अमाउंट रह जाएगा वो हो जाएगा 1.5। 33.3 एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट वाज प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। 33.3 एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट, आप चाहो तो निकाल सकते हो 1.5 इंटू 100, यानी कि सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या होगा, तो 1.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 ये चीज होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये। अच्छा, क्या बोला गया कि 33.3 एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट वाज प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करना चाहें कि अमाउंट एक्सेस कितना है,
ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग टोटल अमाउंट से नहीं कंसीडर करें, जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 1.5, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये भी आपको देखना होगा। 33.3 एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ऑफ एक्सेस रिएजेंट यानी कि जो 4.5 होगा, ठीक है, इंटू 100 ये दे देगा आपको 33.33%, ठीक है। तो 33.3% ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, वाज प्रेजेंट इनिशियली, तो ये हो जाएगा आंसर 33.3। यानी देखो आप कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि टोटल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द क्रोमियम इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n plus l plus m is greater than or equal to 2, ठीक है। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे। अच्छा क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के केस में 24 होगा। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d5 4s, ये कॉन्फ़िगरेशन जाता है। अब देखिए तो हम लोग इस साइड से कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू जो कंसीडर करें हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो m की वैल्यू तो 4 है, l की वैल्यू 0 और जो है ml की वैल्यू भी 0 होगी। तो इन दैट केस ये तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये सही है, मींस ग्रेटर देन 2 ही होगा। अच्छा 3d5 की बात करें तो 3 जो है वैल्यू हो गया इसका, n की वैल्यू हो गई, और l की बात करें तो l की वैल्यू भी 3 + 2 5, ठीक है। तो 5 माइनस अगर हम लोग 2 भी जाए तो ये 2 से तो ज्यादा होगा, यानी कि 5 का 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी को कंसीडर किया जा सकता है। इसकी बात करें तो इस केस में मींस अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस केस में अगर आप कंसीडर करो 3p6, यानी कि अगर हम लोग देखें कि 3 तो n इसकी n वैल्यू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू 1 हो गया तो 4 हो गया। अब 4 के केस में अगर हम लोग ये कंसीडर करें इसमें जो है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो -1 जा सकता है, तो 4 - 1 3 होगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इस केस में आ जाएंगे। इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2p6 की बात करते हैं तो 2p6 में क्या होगा, तो 2p6 के अंदर जो n की वैल्यू हो गई 2, इसका वैल्यू हो गया 1, l की वैल्यू 1 हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 हो सकता है मिनिमम, तो 2 + 1 - 1 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ है तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। इसको तो यस 0 है, ml वैल्यू 0 होगा, ये भी कंसीडर किया जा सकता है, ये नहीं आएगा। तो टोटल आप काउंट करो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 और जो है 6 हो गया आपका 20, 20 + 2 22, तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे इन द केस ऑफ द क्रोमियम, ठीक है। बात समझ में आता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 5 दे हैव मेंशन a person add 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे हैव गिवन C12H22O11, ठीक है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्वीटन इन द टी द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट आर AB point C into 10^22, what is the value of AB.C, ठीक है। सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन जाएगा। वेट इसका दे रखा है दैट इज 1.71 ग्राम। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू इस क्या करेंगे हम लोग, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करते हो तो इसका आ जाएगा 342 विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसका। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 12। एक मॉलिक्यूल्स में 12 कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 मोल अगर हम लोग मॉलिक्यूल लें तो उसमें 12 मोल्स प्रेजेंट होंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हम लोग से पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसको हम लोग को Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से। तो 1.71 देख सकते हो, कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है, इंटू 12 इंटू इसको हम लोग रख सकते हैं 6.022 इंटू 10^23। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी जो है फाइनल वैल्यू आएगा 3.6 इंटू 10^22। हमसे पूछा गया था ये वैल्यू AB.C दैट इज इक्वल टू बेसिकली 0.3.6 नहीं 0 लगाते हो तब भी आंसर करेक्ट होना चाहिए, मींस आंसर विल बी 3.6 बिकॉज इसको इन्होंने इक्विवेलेंट रखा था AB.C इंटू 10^22।
ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3.6। तो ये तो रहा इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है उसको देखते चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है, द फॉर्मूला ऑफ एनायंस एंड देयर नेम हैज बीन गिवन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, ये पूछा गया है बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर से, ठीक है। ये पार्ट हम लोग जो है अगर देखें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोफॉस्फाइट आयन, ठीक है, देन उसके अलावा पायरोफॉस्फेट आयन, मेटाफॉस्फेट, अर्थोफॉस्फेट, ठीक है, ये सब चीजें दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, अगर अर्थोफॉस्फेट की बात करें, जिसको हम लोग अर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं H3PO4 का, तो अर्थोफॉस्फेट की बात करें तो वो होता है PO4 3-, यानी कि जस्ट मैं सभी का नेम मेंशन करते चलता हूँ ताकि आपको आइडिया मिलते रहे। हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है, उसके अलावा देखिए आप पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेट। एक बार खुद से आप थिंक करो कि हाँ किस तरीके से इसके पीछे कुछ लॉजिक हम लोग ऐड करते हैं। हाइपो का भी ऐड किया जाएगा, पायरो का भी ऐड किया जाएगा, मेटा कब होगा, ठीक है, इसको आप पी ब्लॉक के अंदर भी डिस्कशन में ले जाओगे, पी ब्लॉक के अंदर भी आप सीखोगे। मेटाफॉस्फेट, देन अर्थोफॉस्फेट, ठीक है। तो अर्थोफॉस्फेट क्या है, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये सबसे सिंपल है जो हम लोग याद रख सकते हैं। अर्थोफॉस्फेट होता है PO4 3-, ठीक है, जिसको हम लोग फॉस्फेट आयन भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो है सेकेंड मेटाफॉस्फेट की, तो मेटाफॉस्फेट बेसिकली आपका जाएगा दिस वन PO3 3-, ठीक है, PO3-, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट, ठीक है, आप चाहो तो इसके एसिड को बना के देख सकते हो। पायरोफॉस्फेट क्या होगा, पायरोफॉस्फेट हो जाएगा P2O7 4-, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एसिड को भी बना सकते हो। और हाइपोफॉस्फाइड की बात करें ये हो जाता है H2PO2-, ठीक है, H3PO2 है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फेट, फॉस्फेट बोलते हैं, और वहां से जनरेट होकर आता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जहां से जनरेट होगा हाइपोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये चीज है, इसको अगर कंबाइन किया जाए तो देखो आप, ये हो जाएगा C ऑप्शन, ये हो गया आपका A, और ये हो गया B, और ये हो गया D। तो CABD यानी कि आंसर 1 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल। तो यहाँ पे नेमिंग जो है धीरे धीरे आप सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको लर्न करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर को बनाना सीखना पड़ेगा। इसके नेमिंग 2 पार्ट है तो इसको सीखोगे। तो बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में हम लोग इस चीज़ों को डिस्कशन में रखे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को पता है कि जो है साइज मीन्स ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लोग इसी इफेक्ट को देखते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन एक बार हम लोग देखते चलते हैं। ग्रेटर शिल्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन बाई 4f इलेक्ट्रॉन, हम लोग को देखना है विच फैक्टर मे बी रिकॉर्डेड द मेन कॉज। देन पुअर शिल्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन बाई 4f इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। इफेक्टिव शिल्डिंग ऑफ 1 ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इन द सबसेल, ये भी गलत है, बिकॉज हम लोगों ने बोला कि पुअर शिल्डिंग होगा 4f के थ्रू। पुअर शिल्डिंग ऑफ 1 ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इन द सबसेल, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो है 4f इलेक्ट्रॉन जो है शिल्डिंग जो होती है इसकी पुअर होती जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्यूज नेचर रखता है। जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं S से P जाते हैं, P से D जाते हैं, D से F जाते हैं, तो जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल इज गोइंग टू डिफ्यूज इन द नेचर। अब इस डिफ्यूजन होने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं, मीन्स लोब्स बनते जाते हैं। जो है F ऑर्बिटल में ज़्यादा लोब्स होंगे, D के कंपेयर में, D में ज़्यादा होंगे P के कंपेयर में, और P के केस में S के कंपेयर में ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता है इसका जो करस्पॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं इसमें जो है सॉरी पुअर शिल्डिंग बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट कम होते जाता है। तो 4f की जो शिल्डिंग होगी पुअर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से उतना ज़्यादा शिल्डिंग ऑफर नहीं करेगा। तो इन दैट केस हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है। जो मेन कॉज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के केस में, दैट इज 4th वन, वी कैन गो विथ ऑप्शन 4 यहाँ पे की पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इन द सबसेल। अब क्वेश्चन 8 में देखा जाए तो इन क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम्स, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली देखना क्या है, IF5 की बात करें, ठीक है, तो स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट कर दो, 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड पेयर बनाने में चलेगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो स्टेरिक नंबर हो गया वो हो गया 6 के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा वो हो जाएगा आपका sp3d2, ठीक है, हो जाएगा sp3d2, ठीक है, sp3d2। इसमें है ऐसे 2 ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट देखिए
देन I3 माइनस, I3 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 8, सॉरी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से 3 जो है बॉन्डिंग में गए, ठीक है, 3 बॉन्डिंग में चले गए, I3 माइनस के साथ में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि I3 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 7 + 1 हो गया, तो इसमें से क्या देखोगे आप, 2 तो बॉन्ड पेयर में गए और कितने लोन पेयर रह गए, ठीक है, तो आप क्या देखोगे 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ऐसे मैं लिख देता हूँ 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, यानी कि जो इसका स्टेरिक नंबर होगा 5 और इसके करेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा दैट इज sp3d। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने मेंशन किया हुआ है I3+, यहाँ पे कहानी क्या होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 2 गए बॉन्ड पेयर में, क्योंकि 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और रह गया कितना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 4, और इसके करेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज sp3, आई थिंक sp3+। तो अब देख लो sp3d2, sp3d एंड sp3, ये करस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो है हम लोग कॉम्बिनेशन देख सकते हैं ऑप्शन 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला गया है कि हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड भी दे सकता है, बिकॉज सल्फोनिक एसिड इज इवन स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होगा क्या, रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करें। हम लोगों ने लिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, आगे चल के हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। देखा आप, इसको हम लोगों ने लिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे जो लॉजिक जाता है, ये जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को इसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। सल्फोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विच विल रिप्लेस कार्बोनिक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्योंकि ये जो है वीक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो फॉर्म क्या करेगा, CH3CH यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 SO3, ये नहीं, और साथ में फॉर्म कर लेगा H2CO3। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सिंपल सा मैं केस बोल रहा हूं कि ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस, ये लाइन आपको जो है बाद में भी बहुत काम आएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है, सिंपल सा कहानी है। तो ये फॉर्म करके आ जाएगा H2CO3, जो कि फर्दर डिसोसिएट होकर CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखो, मींस इन्होंने दे नहीं रखा है, H2O नहीं दे रखा है, तो ये बनाता है CO2 + H2, ठीक है, क्योंकि H2CO3 स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन के आएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एज वेल एज द CO2। तो ये ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन 2 में हम लोग ये देख सकते हैं कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनार, इसमें से कौन सा प्लेनार होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कंसीडर करें। XeF2, ठीक है, XeF2 की बात करें तो ये बेंड शेप में रहेगा, तो इन दैट केस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, XeF2 हो सकता है प्लेनार मॉलिक्यूल। सभी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कौन कौन से प्लेनार जाएंगे एक एक करके। XeF2 एक प्लेन में हिलाइज करेगा, एक XeF2 प्लेनार होगा। नेक्स्ट उसके अलावा SF4 दैट इज नॉट प्लेनर, ये प्लेन में नहीं होगा। स्ट्रक्चर हम लोग बनाते चलते हैं सबका, तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके पास कितने हैं, अगर हम लोग बात करें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो शेप जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर मैं फ्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसको मैं यहाँ पे रखूँ, फ्लोरीन यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो ये बेंड शेप रहेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, लेकिन एक प्लेन में लाइज करेगा। ये तो आइडिया है, एक प्लेन में लाइज करेगा। नेक्स्ट देखिए SF4, SF4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो सीसा स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस वन, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा SF4। देन उसके अलावा ClF3, ठीक है, PCl5 दैट इज नॉट प्लेनर, दैट इज बेसिकली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नहीं हो सकता प्लेनर। SF6 की बात करें, ये भी स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा, ये भी प्लेनर नहीं होगा, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा,
थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर आपको दिया गया H2O, ठीक है, H2O इज ऑल्सो प्लेनर, ठीक है। देन XeF4 की बात करें ये भी प्लेनार जाएगा, बिकॉज ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, तो सही है ये भी। देन ClF3 भी आपका प्लेनार स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें जो है हम लोग का कितना चला जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, sp3d होगा, ठीक है, ऐसे कुछ इसका शेप है ClF3, ठीक है। ये भी प्लेनार मॉलिक्यूल ही कहलाएगा, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके स्ट्रक्चर को आप एक देख लेना, बट ये प्लेनार शेप ही रहेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा इस केस में, जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 3 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ClF3 टी शेप्ड में रहेगा बेसिकली, बट ये आप देख लेना ClF3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो टी शेप्ड होगा, नॉट लाइक दैट। ये कुछ इस तरीके से ये शेप रहेगा, मतलब मैं ड्रॉ करूँ इसको क्लोरीन, एक बार आप स्ट्रक्चर को देख लेना, ये कुछ इस तरीके से टी शेप्ड होगा, लेकिन प्लेनार मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू बी प्लेनार मॉलिक्यूल, ये चीज हो जाएगा आपके केस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो इस केस में ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हो। नेक्स्ट में आप देखोगे SF4 जो कि नहीं होगा, ClF3 I3 माइनस, ClF3 और I3 माइनस है लेकिन SF4 नहीं, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम लोग देखें तो मेंशन किया गया था आयनाइजेशन वैल्यू I1 I2 I3 ऑफ द रिस्पेक्टिवली, क्या दिया रखा है वैल्यू, 7.5, देन 25.6, 48.6, 170.6। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, ऑब्जर्व क्या करना है कि इस पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ जब जंप करें आयनाइजेशन एनर्जी 3 to 4, तो एक ग्रेटर जंप मिल रहा है, यानी कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, एक पहला इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकालोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकालोगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है इस केस में। तो पहला अगर ऑप्शन की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इस केस में क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट देखिए आप 1s2 ऑप्शन 2 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p1, ठीक है। तो इस वाले केस में जंप एक ही के बाद मिल जाता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद। अब इसमें देखिए पहला इलेक्ट्रॉन तो ये चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन s से जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी s से जाएगा, तब जाके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, करेक्ट, तब जाके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यहाँ पे उतना एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करने जाओगे तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दैट इज 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द क्रोमेटाइन, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। क्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर क्या है, CrO4 2-, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली इसको x मान लो, x प्लस 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2, इसको इधर लिया जाए तो x इक्वल टू -2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगा O-, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके यहाँ से भी निकाल सकते हो, वो होगा +6। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि चूज द करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द एल्युमिनियम, ठीक है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन होगा वो जो है किस में एल्युमिनियम से लेस होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट आयनाइजेशन में मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हम लोग का जाएगा 2s2, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम सॉरी 3s2 जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम की बात करें तो ये हो जाएगा 3s2 3p1, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि एल्युमिनियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, दैट इज गोइंग टू बी द लेसर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, S1 हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। S2 की बात करें तो बोला गया कि क्लोरेट ClO3-, ठीक है, क्लोरेट, मैग्नेट, सल्फेट, जिंकेट, बोरेट, ऑल दिस हैव द सफिक्स एट, दिस इज ए करेक्ट, मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग पर क्लोरेट बोलते हैं, पहला क्लोरेट हो गया, देन पर क्लोरेट, जो है मैग्नेट हो गया, देन सल्फेट, देन जिंकेट और बोरेट, ये सभी के सभी में 8 एज अ सफिक्स यूज किया गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर दिस वन, तो S2 है, S3 की बात करें तो बोला गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, O+ का ज्यादा होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, देन ऑक्सीजन का, देन O2 2- का, बिकॉज इसमें नेट एक ऑक्सीजन में -1 चार्ज आएगा और जो है -2, यही स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन बढ़ते जाएगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स टू ट्रू जो है ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इन दिस केस, ये कंपाउंड दे रखा है आपको, ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन हो सकता है, इस पोजीशन पे क्लोरिनेशन कराओगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्लोरिनेशन कराया जा सकता है 2, यहाँ पे क्लोरिनेशन करा सकते हैं आप 3, ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, यहाँ पे कर सकते हो 1 2 3 4 5 जो है आपके इस केस में नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज डिक्रीज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज बीन चेंज। पहला है इसमें ऑप्शन में O2 to O2+, ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मींस कॉन्फ़िगरेशन की इसकी बात करें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो हम लोग बोलते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन O2 में आपको याद रखना पड़ेगा, वो जाता है π2px, π*2px, π*2p में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हम लोग को पता है। अब यहां से जब ये इसमें जाएगा π*, यहां से क्या होगा कि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज, यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये होगा आपका 2 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। बट अगर हम लोग इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी पैरा है और ये भी पैरा है, बिकॉज इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर हैज बीन नॉट चेंज इन दिस केस। नाउ सेकेंड की बात कर ले तो C2 से C2+, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज होगा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर हैज बीन क्या मेंशन किया गया था हमें, बॉन्ड ऑर्डर हैज डिक्रीज्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है और साथ में क्या मेंशन किया गया, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये डायमैग्नेटिक होगा और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा और एट द सेम टाइम द करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक बिहेवियर विल चेंज, यानी कि इसके लिए ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अदर केसेस देख लो, NO की बात कर ले तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, NO+ मींस अगर हम लोग कंसीडर करें तो पैरामैग्नेटिक होगा, NO पैरामैग्नेटिक होगा, NO+ डायमैग्नेटिक, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 2.5 to 3। नेक्स्ट वैसे ही लेकिन इसका जो बिहेवियर मींस डिक्रीज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए जो है B2 से B2+, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बट बोथ हैव द नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, दोनों का पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इन सब में से लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप देखते हो इसमें कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड भी और कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो यहाँ पे पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो रहा है कि साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, दैट मींस कोवैलेंट नेचर इंक्रीजेस। कोवैलेंट अगर नेचर इंक्रीज करता है, हमसे क्या पूछा गया ऐसा है इसमें मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसका ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इस केस में बोला गया कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, यानी कि अगर मेंशन क्या किया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो दिस विल हैव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट कंटेन मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, यानी कि
ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो इस केस में क्या मेंशन किया गया है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन Kc इज ग्रेटर देन Kp एंड डेल्टा S इक्वल टू प्लस 200 किलोजूल पर मोल, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इससे क्या आइडिया लगेगा? तो हम लोग लिखते हैं जो रिलेशन Kc इक्वल टू, ठीक है, सॉरी Kp इक्वल टू KcRT डेल्टा E, ये हम लोग लिखते हैं। आप चाहो तो इसको जो है डिराइव भी कर सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो। यहां बोला गया कि Kc इज ग्रेटर देन Kp, दैट मीन्स यहां पे जो डेल n होगा वो लेस देन 0 होगा, तभी पॉसिबल है। यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल, यहां से क्या निकल के आएगा, ये गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टेंट साइड इज ग्रेटर देन ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट देखिए, बोला गया कि इन विच केस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर। पहला कि प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट साइड में ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा, टेम्परेचर इज इंक्रीज बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर इंक्रीज विल आल्सो फेवर दिस रिएक्शन। उसके अलावा मेंशन किया गया टेम्परेचर डिक्रीज गलत हो जाता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस, रिएक्टेंट का इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन, तो अब ऐसा केस है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी कि वी कैन गो विथ ऑप्शन 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। इन क्वेश्चन नंबर 18 दे हैव मेंशन ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ N2O4 एंड NO2 इज 69.2। जो वेपर डेंसिटी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हो जाएगा 69, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एंड द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 280। देन द Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ N2O4। इस सभी क्वेश्चन के लिए अप्रोच बहुत सिंपल सा होता है कि हम लोग अल्फा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करें, उसी की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका Kp वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं 1 माइनस अल्फा, ये बना लेगा 12। अच्छा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाले जो आइडिया है उसको यूज किया जाए, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आप, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, नीचे आ गया ये, डिवाइड, ये हम लोग मल्टीप्लाई करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। आप याद रख के भी कर सकते हो, बट उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है, आपको जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2 इंटू 12, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। अच्छा, ये वैल्यू कितना दे रखा है, ये वैल्यू आपको दे रखा है वेपर डेंसिटी दे हैव गिवन दैट इज 69, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा N2O4 का, तो 14 प्लस 28 प्लस 64, यानी कि ये आ जाएगा आपका 92। तो 92 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 69, दैट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1/3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू 1/3। अब Kp वैल्यू निकाल सकते हो। Kp कैसे निकाला जाएगा, तो P इंटू 1 माइनस अल्फा, मीन्स अगर अल्फा निकल आया है तो इन दैट केस ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2/3 और ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। सिंपल से कैसे है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 में अल्फा है, तो इसको अगर आप रख दे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा तो 2/3। अब यहाँ पे आप सिंपली इस वैल्यू को रख दो, क्या हो जाएगा ये Kp इक्वल टू आपका सिंपली रिलेशन आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इसका डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू पी अल्फा स्क्वायर। इसको आप चाहो तो जो है आप रख सकते हो, इस पे क्या रखोगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, ऐसे ही रिलेशन में निकाल ही देता हूं आपके लिए। देखिए तो Kp इक्वल टू यहाँ पे देखिए आप 2 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी स्क्वायर, यही होगा, डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो ये फाइनल रिलेशन क्या दे देगा 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। इसको अगर आप वैल्यू रख लो, पी की वैल्यू जो है 280 दे रखा है, तो 4 इंटू 1/9 1 माइनस 1/9 ये आपका आ जाएगा इंटू 2। ये वैल्यू आपको सिंपली कितना दे देगा, ये जो है दे देगा आपका, अगर आप कैलकुलेट करते हो इसको तो ये हो जाएगा 180 आई थिंक, तो 8 हाँ इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा इसका Kp वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप।
इस केस में क्या बोला है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज लेस देन यूनिटी एट द 273 केल्विन एंड Vm इक्वल टू 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग के लिए जेड जो रिलेशन होता है वो हो जाएगा P जो है PVm एट फॉर रियल डिवाइड बाई PVm फॉर आइडियल। इसको इन्होंने बोला है कि ये लेस देन 1 है। अब प्रेशर हम लोग को कैलकुलेट करना है, प्रेशर हम लोग को नहीं पता है, ये पता है कि इसका जो वॉल्यूम है 22.4। अच्छा, आइडियल के केस में प्रेशर 1 atm ले लेंगे, वो ये हो जाएगा 22.4, ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 1, यानी कि प्रेशर विल बी लेस देन 1 atm, प्रेशर विल बी लेस देन 1 atm। सिंपली इस केस में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 20 दे हैव मेंशन द फिगर शो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ऑफ अ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कर्व देखो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखें, ये गैस पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है AF, ठीक है, उसके अलावा ये गैस निगेटिव डेविएशन देन पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे पॉइंट C है, ये B है, ये E है और ये आपका D। ठीक है, तो Z वर्सेस P का कर्व क्या क्या इस स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है। द कर्व AE कैन बी एक्सप्लेन बाई PV बाई RT, PV इक्वल टू RT। यस, ये आइडियल गैस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू 1 होगी तो PV इक्वल टू RT से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। द कर्व AF एंड CD कैन बी एक्सप्लेन, जो AF है और CD ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है PV इक्वल टू RT प्लस RT प्लस PV, सॉरी RT प्लस PV। यस, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें, राइट, कि हायर प्रेशर पे मीन्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर इस टर्म्स को आप हटा दो n स्क्वायर, ठीक है, V माइनस V इक्वल टू RT, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, ये वाला टर्म्स यहाँ से कंसीडर अगर कर लें तो PV इक्वल टू RT प्लस PV। ठीक है, जो इसके लिए आप लिखे वाले AF के लिए और CD के लिए, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द कर्व AB कैन बी एक्सप्लेन, जो AB है ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, यानी कि इसके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो ये रिलेशन आएगा PAV स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा RT। इसको लिखा जा सकता है PB इक्वल टू RT माइनस A बाई V। सही है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, फोर्थ वन हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो बोला गया कि ऑल थ्री कर्व AF AE AD सो द रियल गैस, ये तो गलत है, ये रियल गैस नहीं, सॉरी आर द रियल गैस बिहेवियर, गलत है ये, क्योंकि जो इसमें से AE है वो आइडियल गैस बिहेवियर को शो कर रहा है। इन्होंने मेंशन किया कि सभी के सभी रियल गैस बिहेवियर दिखा रहे, दैट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, तो फोर्थ विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, ये भी थ्योरेटिकल है कंप्लीटली, कि बोला गया कि पहला, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक। यस, यहाँ पे मोमेंटम और जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो लॉस नहीं होता है, बस एक्सचेंज हो जाता है। तो इन दैट केस कोलिजन विल बी ऑलवेज इलास्टिक। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी। अगर आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखो तो यहाँ पे जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर ही बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन ओनली। ऑल द मॉलिक्यूल्स गैस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, ये इनकरेक्ट है। जो काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इनका अगर वेलोसिटी देखा जाए तो अलग अलग होगा, जो अलग रेंज की अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ पे मैक्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखने को मिलेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा। तो अब ऐसा केस है कि ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाता है, और हमसे पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड इज नॉट करेक्ट। उसके अलावा हम लोग देख लें इसमें, प्रेशर इज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल सही है कि प्रेशर जो है होगा, प्रेशर क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे वो कोलाइड होंगे कंटेनर के वॉल पे और प्रेशर जनरेट करेंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो वी कैन गो विथ थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या है, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गिवन मोल्स, ठीक है, एयर when the temperature of 600 ml of it is decreased from 27 degree Celsius to 47 degree Celsius under the constant pressure। तो P is constant, ठीक है, P is constant। हम लोग को क्या फिर रिलेशन निकालना होगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली जा सकते हैं V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ठीक है, V1 दे हैव गिवन 600 ml और T1 दे हैव गिवन 300। यहाँ पे अगर बात करें V2 हम लोग को कैलकुलेट करना है, और T2 they have mentioned 47 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 320। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 640 ml जो V2 होगा।
ठीक है। इंक्रीज आपसे पूछा गया तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू 40 ml। सिंपल सा है केस, 40 ml इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोलर मींस 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ H2, दैट मीन ये हुआ, आप अगर 1 मोल की बात करो तो 1 मोल ऑफ किसी पार्टिकल का सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है 1 मोल इन 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ वाट। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को करना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना। ठीक है, 1 मोल हो गया तो मोल्स ऑफ वाटर आप कैलकुलेट कर लो, मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेशन किए हो, 1000 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाई 80, दैट वैल्यू विल बी आई थिंक 55.5। आप मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 55.5। ठीक है, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिलेगा ये हो जाएगा नियरली 0.0177, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, सेकेंड विल बी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं प्रॉब्लम है। बोला गया कि बॉल्मर गेव एन इक्वेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा दे हैव गिवन दैट इज इक्वल टू kn स्क्वायर माइनस इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू पता होगा कि बॉल्मर सीरीज से आ रहा है तो n की वैल्यू 2 से ये रिलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको लिखना चाहे तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई kn स्क्वायर। इसको अगर हम लोग रख दें 1 बाई k बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 4 बाई n स्क्वायर, ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें कंसीडर करें हम लोग 4 को बाहर लेते आते हैं तो 4 को बाहर लेते आओ तो 4 बाई k, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई 4 बिकॉज क्योंकि एक तो वैल्यू है ये डिवाइड बाई 1 बाई n स्क्वायर, ये रिलेशन होगा। सिंपल सा केस है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया था कि आपको कंपेयर करना था रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो रीडबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाएगा देख लो आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू, सॉरी ये k था, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए kn स्क्वायर, ठीक है, 4 बाई n स्क्वायर 1 बाई k। तो रीडबर्ग कांस्टेंट ये जो आएगा यहाँ से r के बराबर है, r इक्वल टू 4 बाई k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बाई r, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें 4 बाई r, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। सही है, इसको बस आपको सिंप्लीफाई कर देना, रीअरेंज कर देना है। हाँ, ये तो आपका आ रहा है 1 बाई लेमडा इक्वल टू 4 बाई k इंटू 1 बाई 4 स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। तो k की वैल्यू हो जाएगी, आप जो रीडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बाई k की वैल्यू हो जाएगी 4 बाई r, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 भी देखते चले हम लोग, क्या मेंशन किया, इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ PCl5, PCl3 and Cl2 आर गैसेज एट टेम्परेचर T1 इज क्लोज बेसल and has average molecular mass m1. Upon heating the mixture of temperature T2, mixture to the temperature, whole of the PCl5 decomposes to PCl3 and Cl2. Then the average molecular mass was found to be m2. Then m1 is less than m2. ठीक है, इसको अगर कंसीडर किया जाए PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 में कन्वर्ट होगा, यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ेंगे, वेट में कोई चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिक्रीज होगा, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। जैसे हम लोग बोलते हैं इसी केस में अगर ले लो आप नेक्स्ट निकालोगे तो PCl5 डिवाइडेड बाई, मान लो आपने 1 माइनस अल्फा लिया, इसको अल्फा लिया, इसको अल्फा, तो ये नेट रिजल्ट आ। तो अगर डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट इज गोइंग टू डिक्रीज, यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिक्रीज, यानी कि m2 विल बी लेस देन m1, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट 2, अपॉन हीटिंग ऑन द इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ PCl5 PCl3 गैसेज इन द क्लोज बेसल, टेम्परेचर एट विच द होल ऑफ PCl5 डिकम्पोजेड इनटू PCl3 एंड Cl2 गैस इन द क्लोज स्टेट, टोटल मास ऑफ मिक्सचर रिमेन सेम। यस, जो मास है वो मिक्सचर का रिमेन सेम होगा, कंजर्व, बट टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, मींस मॉलिक्यूलर वेट अगर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 M1 इंटू N2 M2 ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर N1 M2 इंक्रीज कर गया डिवाइड बाई N1 M2, तो इन दैट केस अब ये रिलेशन ये निकल के आएगा कि हाँ नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा तो इन दैट केस मॉलिक्यूलर वेट इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. वी कैन गो विद ऑप्शन 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 25. क्लियर है बात इतनी?